प्रारंभ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। तो प्रतियोगी विद्यार्थियों, जैसा कि अपनी जो क्लास चल रही है वो चल रही थी इतिहास की, और इतिहास के तहत हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में जो हमने शुरू किया है चैप्टर वो है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के तहत एक वीडियो इसके पहले मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ, यानी एक वीडियो क्लास, वो थी मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य के जानने के स्रोत, जिसमें हमने देखा था कि किन किन स्रोतों के आधार पर मौर्य वंश का इतिहास लिखा गया। आज उसी कड़ी में, यानी मौर्य वंश से संबंधित ही दूसरी वीडियो क्लास है, जिसमें हम देखेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जिन्होंने वो पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से इतिहास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाइए और वहाँ से वो वीडियो देख लें, मौर्य वंश जानने के स्रोत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मौर्य साम्राज्य और शासक जिसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में इसके पहले भी मैं बता चुका था कि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरे भारत पर राज किया, और इस मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। थोड़ा सा पीछे चले, जहाँ हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ा था वहाँ हमने क्या देखा था? पहले तो हम लोगों ने 3 राजवंश के बारे में देखा था, याद ही होगा आपको, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और जब नंद वंश खत्म किया था तो वहाँ हमने देखा था कि नंद वंश का आखिरी शासक था धननंद। चाणक्य की सहायता से उसकी हत्या करके या उसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर एक नए राजवंश की स्थापना करते हुए आसीन होता है, और उस राजवंश को हम जानते हैं मौर्य वंश के नाम से। ठीक है, अब ये मौर्य वंश की स्थापना हुई, पीछे इसलिए बता दिया कि ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और किसको पराजित करके? नंद वंश के आखिरी शासक धननंद को मारकर, और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ठीक है, अब यहाँ जो समस्या है इतिहास में वो ये समस्या है कि ये जो मौर्य शासक थे इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में यानी कि ये किस जाति से थे। यानी जाति का मतलब यहाँ सीधा सा तात्पर्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसा नंदों के बारे में कहा गया कि नंद जो है शूद्र वंश से संबंधित थे, वैसे ही मौर्य किस वंश से संबंधित थे, ये एक प्रश्न है इतिहास में जो सुलझा हुआ नहीं है। लेकिन जहाँ सुलझा हुआ नहीं होता है तो जहाँ अधिकतर इतिहासकार जिस मत पर सहमत होते हैं उसी को मान लिया जाता है। तो यहाँ इस क्लास की शुरुआत भी वहीं से होगी कि उत्पत्ति संबंधी विवाद, यानी मौर्य वंश के जो शासक थे वो किस वर्ग से संबंधित थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए या ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए तो वहाँ भी ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ मौर्यों को शूद्र मानते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों का सीधा सीधा मानना है कि मौर्य वंश भी एक शूद्र वंश था नंदों की तरह। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द यानी कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ एक पॉइंट और मैं बता दूं, ये ध्यान रखिएगा, छोटे एग्जामों का क्वेश्चन है, छोटे एग्जामों से बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है कि वृषल शब्द किस मौर्य शासक के लिए प्रयोग किया गया है, या वृषल शब्द किस मौर्य शासक की उपाधि मिलती है। तो आंसर क्या होगा अपना? चंद्रगुप्त मौर्य। कुलहीन शब्द का प्रयोग किया मिलता है, वहीं कथा शरीर सागर और बृहद कथा मंजरी में भी मौर्यों को शूद्र माना गया। थोड़ा सा पीछे चले, जब हम लोगों ने मौर्य वंश जानने के स्रोत वाली क्लास मौर्य वंश के स्रोत जानने वाली क्लास में थोड़ा सा पीछे चलिए, वहाँ पे ध्यान दीजिए मुद्रा राक्षस के लेखक के बारे में। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि इन सब किताबों के साथ साथ सारे किताबों के लेखकों का नाम आपको याद होना चाहिए। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने, और बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने, कथा सरित सागर सोमदेव। ठीक है, तो इन्हीं तीनों किताबों का जिक्र यहाँ पे मिलता है। तो इन तीनों किताबों में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मणों द्वारा लिखा हुआ। ठीक, ये पॉइंट विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, या कह सकते हैं कि उस समय के हिंदू ग्रंथ। ठीक इन सभी ग्रंथों में मौर्यों को शूद्र माना गया, उनका ये मानना था। अब इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। कुछ का मानना है कि ये अपने राजा को मार करके गद्दी हासिल किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, धननंद राजा ही थे, तो राजा को भी भगवान का दर्जा दिया जाता था, इस वजह से इन्हें शूद्र मान लिया गया। ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन हमें वहाँ उलझना ही नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो मौर्यों को शूद्र घोषित करते हैं। वैसे ही बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो बौद्ध ग्रंथों में 2 महावंश और दिव्यावदान, ठीक है, ये मौर्यों को क्षत्रिय वंश का घोषित करते हैं। ठीक, यानी जैन बौद्ध ग्रंथ सीधे सीधे मौर्यों को क्षत्रिय वंश से संबंधित बताते हैं।
वहीं जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषकों के सरदार की पुत्री का पुत्र था, जो उसके क्षत्रिय होने की पुष्टि करता है। यानी सीधी सी बात है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को या इन मौर्य शासकों को क्षत्रिय घोषित करते हैं। ठीक है, आगे चल के यूनानी इतिहासकार जो भारत आए या जिन यूनानियों ने भारत के बारे में लिखा, तो वहाँ ध्यान रखिएगा कि जितने भी यूरोपीय साहित्य हैं वो भी मौर्यों को सामान्य कुल का मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों का निष्कर्ष निकालने के बाद अगर हम देखें तो अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि मौर्य क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, सहमत हैं, पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि वो क्षत्रिय ही थे। ठीक है, लेकिन अधिकतर लोगों का जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ को प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, इस वजह से और बाकी जो यूरोपीय यात्री आए, यूरोप में उसमें यूनान वाले आए थे, मेगास्थनीज आया था। ठीक, वो याद ही है आपको, जो हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य वंश के जानने के स्रोत, तो वहाँ हमने बताया था। और उसके साथ साथ अन्य यूनानियों ने जो भारत के बारे में लिखा, तो उन्होंने यहाँ मौर्यों को सामान्य वर्ग का बताया या सामान्य कुल का बताया, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौर्य जो है वो क्षत्रिय थे। ठीक है, अब चलिए आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके शासनकाल की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। इसके जो अन्य नाम मिलते हैं, यूनानी लेखकों ने इसे सैंड्रोकोट्स, जैसा कि मेगास्थनीज ने भी लिखा था, एंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोप्स और ब्रिशल, इस नाम से इन्हें संबोधित किया है। ब्रिशल नाम आपको याद ही होगा, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, मुद्रा राक्षस में इसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ वो था ब्रिशल। ठीक, मौर्य वंश का संस्थापक, पहला प्रश्न यही ध्यान रखना है, जो नए विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक, दो ऑप्शन वहाँ पे आपके लिए मौजूद होगा, एक होगा चंद्रगुप्त मौर्य और एक होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम वो गुप्त वंश में हम जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे आएंगे, और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश, यहाँ कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के थोड़ा सा बचपन में, या थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा था नंद वंश के बारे में, तो वहाँ हमने क्या देखा था कि चाणक्य या विष्णुगुप्त, ठीक है, तीन नाम मैंने उनका आपको बताया ही था, चाणक्य का या कौटिल्य। ठीक, तो यहाँ मैं चाणक्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उनका नाम दर्शाने के लिए यहाँ मैं चाणक्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वो ध्यान में रखिएगा। चाणक्य धननंद के पास पहुँचते हैं और तक्षशिला के आचार्य हैं। तक्षशिला जो विद्यालय था उसके लिए उससे धन मांगते हैं, और जैसा कि कहा जाता है कि धननंद धन का बहुत लोभी था, उसने धन देने से मना कर दिया, चाणक्य का अपमान कर दिया। और चाणक्य ने उसी समय कसम खा ली थी कि मैं इस नंद वंश को समूल नष्ट कर दूंगा। अपने इस कसम को पूरा करने के लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके पैमाने पर खरा उतर सके। तो उसी संदर्भ में वो पूरे भारत में घूमते रहे, और घूमते घूमते पहुँचे विंध्याचल के जंगलों में। विंध्याचल के जंगलों में जब वो पहुँचे तो क्या देखते हैं कि राजकीलम खेलते हुए एक बालक को देखते हैं, जिसको आगे चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया है। ठीक है, तो राजकीलम खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त की मुलाकात होती है चाणक्य से। ठीक, चाणक्य ने उस बालक को देखा, और राजकीलम खेल का संदर्भ जो इतिहासकार लगाते हैं कि उन्होंने एक ऐसे बालक को देखा जो एक ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था, और नीचे अन्य बालक जो उसके साथ खेलते थे वो उसके नीचे बैठे हुए थे। वो ऊंचे स्थान पे था, वो अन्य बालक नीचे बैठे हुए थे, और वो बालक अन्य बालकों की समस्याओं का समाधान कर रहा था। यहीं से चाणक्य को समझ में आ गया कि इसके अंदर राजा बनने के गुण हैं। ठीक है, तो ये चाणक्य की मुलाकात हुई, और चाणक्य ने 1000 कर्षापड़, उस समय की मुद्रा, ठीक, 1000 कर्षापड़ में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा और अपने साथ तक्षशिला ले आए। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा। इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? विंध्याचल के जंगलों में। कौन सा खेल खेल रहे थे चंद्रगुप्त उस समय? तो वो था राजकीलम। ठीक है, चाणक्य ने कितने रुपए में खरीदा इन्हें? तो 1000 कर्षापड़ मुद्रा में उन्होंने इनके माँ बाप से, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माँ बाप से उन्हें खरीद लिया। ठीक है, 1000 में खरीदा और अपने साथ ले आए तक्षशिला। ठीक, तो ये तो हो गई इनके बचपन की कहानी। तक्षशिला लेके आए और वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा अच्छा सा प्रबंध किया, अच्छे से उन्हें शिक्षित किया। शिक्षित करने के साथ साथ युद्ध कला में भी अच्छे से उन्हें प्रवीण किया। जाहिर सी बात है, नंद वंश के शासक को हराना था, तो एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो, जितनी मेहनत उससे कराई जा सके उतना वो
कर सके। तो वही चीज चाणक्य ने देखी थी चंद्रगुप्त मौर्य में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तैयार होते हैं। अब इनकी विजयों के बारे में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के संदर्भ में कि इन्होंने जो धननंद को हराया, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस संदर्भ में एक कहानी मिलती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई और जब चाणक्य ने अपना उद्देश्य बताया उन्हें कि इस उद्देश्य से मैंने आपको इस तरीके से शिक्षित दीक्षित किया है कि आपको नंद वंश का करना है विनाश और नंद वंश की जगह अपनी सत्ता करनी है स्थापित। तो एक कहानी ऐसी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य अति उत्साह में आ गया। ठीक है, अति उत्साह में आने के बाद वो अपनी सेना लेकर के सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर देता है। जाहिर सी बात है, राजधानी है, अधिकतर सेना वही मौजूद रहेगी और चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करते हैं। और इतिहासकारों का ये मानना है कि किसी तरह अपनी जान बचाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य जंगल की ओर भाग जाते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो वहाँ एक झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को खीर खिला रही है और खीर गर्म थी और वो बच्चा कटोरी में चम्मच को कटोरी में खीर लिए हुए था और खीर को बीचों बीच से खाने का प्रयास कर रहा था। तो उस बूढ़ी औरत ने उसे समझाया कि तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। यानी वहाँ ये कहना था कि ऐसे अगर राजधानी पे आक्रमण कर दिया जाएगा तो नंद वंश को समाप्त करना मुश्किल है। यानी किनारे से जीतते हुए मगध तक पहुँचा जाए। ठीक है, तो ऐसी कहानी मिलती है। तो ठीक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वैसा ही किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर विजयों की बात करें तो उसकी सर्वप्रथम, या अगर कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले किस क्षेत्र को जीता, तो यहाँ ध्यान रख लेना है, सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम राज्य पंजाब के क्षेत्र की विजय की। ठीक है, ये वो पंजाब है जो कहाँ पे है, पाकिस्तान, सिंधु नदी का बॉर्डर मानेंगे, सिंधु नदी के किस तरफ, पूरब की तरफ। ठीक है, उस क्षेत्र को जीत लिया उसने सबसे पहले। जाहिर सी बात है, जब थोड़ी जगह उनको मिलेगी, थोड़ा राज्य मिलेगा, तभी वो अपने राज्य को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, या कह सकते हैं कि वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पांव स्थापित कर लिए। पंजाब के बाद इसके बाद एक और घटनाक्रम जो पीछे हमें चलना है, सिकंदर वाले से इसको जोड़ना है। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक बना सेल्यूकस, जो उसका क्षत्रप था। सेल्यूकस जब शासक बना तो उसने भी सिकंदर की तरह भारत विजय का स्वप्न देखा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए कि पंजाब के बाद सिकंदर के शासन वाले क्षेत्रों पंजाब, सिंध की विजय की, यानी एक क्षेत्र वो जीत चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वो क्षेत्र है वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान और भारत दोनों वाला, और सिंधु नदी के साथ साथ लगा हुआ पूर्वी क्षेत्र जिसे हम सिंध कहते हैं, वो वाला। ठीक है, अब जैसा कि मैंने नीचे लिख रखा है, सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस बेबीलोन का शासक बना और उसके भारत विजय अभियान के दौरान सिंधु नदी के तट पर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का सामना हुआ। ठीक है, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी का जो पश्चिमी किनारा है, ठीक है, पश्चिमी हम इसलिए कह रहे हैं कि सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरने की वजह से इस नदी को हम पूरब और पश्चिम में बांट करके देखेंगे। बाकी अगर ये नदी भारत में होती तो हम उत्तर दक्षिण बांट के देखते, तब समझ में हमें आसानी से आता। उत्तर दक्षिण का मतलब नदी के बहाव के हिसाब से। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि सिंधु नदी के तट पर चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ अपनी सत्ता स्थापित ही कर चुके थे, और वहीं पे जब सेल्यूकस का आक्रमण हुआ तो वहीं सिंधु नदी के तट पर ही दोनों के बीच में ऐसा माना जाता है कि युद्ध हुआ। यूनानी लेखकों के अनुसार सेल्यूकस पराजित हुआ और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से कर ली संधि। ठीक है, और ये संधि जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई, ये संधि हुई 303 ईसा पूर्व। ठीक, ये ध्यान में रख लीजिएगा, 303 ईसा पूर्व में ये संधि हुई। और इस संधि के अनुसार क्या क्या शर्तें थी? इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। ठीक, अब इस बात की पुष्टि कौन करता है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया? तो एपियानस जो यूनानी लेखक है वो इस बात की पुष्टि कर देता है। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया और एक संधि हुई, और उस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। वहीं प्लूटार्क क्या कहते हैं? प्लूटार्क लिखता है, प्लूटार्क के अनुसार इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए।
ठीक है, हाथी भारतीय विशेषता थी। यूरोप की तरफ देखें तो वहाँ हाथी बहुत कम पाए जाते या नहीं पाए जाते थे, तो उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को प्रदान की। ठीक है, वहीं अब सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया है, तो जाहिर सी बात है दहेज स्वरूप भी कुछ न कुछ दिया होगा, तो दहेज स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ यूनानी नाम भी लिखा हुआ है, साथ साथ वर्तमान तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाद का जो नाम पड़ा वो पहला प्रांत था एरिया, जो हेरात का क्षेत्र है, यानी ईरान इराक से लगा हुआ। दूसरा अराकोशिया, जो अफगानिस्तान में कंधार का क्षेत्र है। तीसरा जोड्रेशिया, जो मकरान तट बलूचिस्तान, ये भी पाकिस्तान में। पेरीपेनिसदाई यानी कि काबुल, जो अफगानिस्तान में। ये 4 प्रांत मिल गए चंद्रगुप्त मौर्य को, और इन 4 प्रांतों के मिलने के बाद ये हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी तरह भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यानी आज के हिसाब से अगर हम देखें तो आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, ठीक है, और साथ ही साथ पाकिस्तान से लगा हुआ भारत का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, हरियाणा वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों तक हम जा सकते हैं कि यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, इतना अधिकार करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिए कि प्लूटार्क आगे आता है। प्लूटार्क एक बात और लिखता है कि जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हो गई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए ध्यान में रखिएगा, पीछे भी मैं बता चुका हूँ जो हमने स्रोत पढ़ा था, और यहाँ भी ध्यान में रखिए 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला, यानी कि मगध पर उसने अधिकार कर लिया, धननंद का खात्मा कर दिया और मगध पर एक नवीन वंश मौर्य वंश की नींव डाल दी। ठीक है, वहीं आगे चल के सेल्यूकस अपना एक राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने जब पढ़ा था मौर्य इतिहास जानने के स्रोत वहाँ कर रखी है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य की विजय समाप्त हो चुकी है, मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो चुका है। ठीक, अब चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा का निर्धारण करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो पश्चिम में अगर हम देखें तो हिंदुकुश पर्वत यानी आज के अफगानिस्तान में, और हिंदुकुश पर्वत से पूरब में बंगाल तक। ठीक, यहाँ बंगाल का मतलब पूरे बांग्लादेश को इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक। तो ऐसी इनकी जो सीमा का निर्धारण किया गया वो इन्हीं किताबों में लिखे हुए अंशों के आधार पर, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और यूनानी स्रोतों के आधार पर। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश की स्थापना की तो उसके समय मौर्य वंश की जो सीमा थी वो पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत यानी आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, पूरब में बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश लेते हुए, ठीक, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में मैसूर यानी कर्नाटक तक। ये थी मौर्य वंश की सीमा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की बात करें तो जैन ग्रंथ है रजावली, वहाँ पे एक कथा दी, रजावली कथा एक किताब है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र सिंहसेन को सिंहासन सौंपकर चंद्रगिरी पर्वत, और ये चंद्रगिरी पर्वत आज के हिसाब से कहाँ है तो वह है श्रवणबेलगोला, मैसूर कर्नाटक। ठीक है, चंद्रगिरी पर्वत गया और वहीं संलेखना पद्धति, चलना होगा पीछे, एक वीडियो मैंने जैन धर्म की बना रखी है, वहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया था संलेखना पद्धति या संथारा। ठीक है, ये वो जैन धर्म की विशेषता थी कि जब कोई जैन धर्म को मानता था और जब वो वृद्ध हो जाता था तो उपवास द्वारा वो अपने प्राण त्याग देता था, अन्न जल का त्याग कर देता था, जिससे कि उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ देते थे। उसी को जैन ग्रंथों में कहा गया है संलेखना पद्धति। तो संलेखना पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे। यहाँ पॉइंट ध्यान में रखिएगा, पर्वत पूछा तो चंद्रगिरी, जगह पूछा तो श्रवणबेलगोला, और आज मैसूर, राज्य कर्नाटक। ठीक है, अभी ध्यान रखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, सीधी सी बात है, संलेखना पद्धति से अगर वो अपने प्राण त्याग रहा है तो जैन धर्म का अनुयायी था वो। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। पीछे अगर हम चलें, जब हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ा था तो जैन सभा का आयोजन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो जैन धर्म का अनुयायी था और जैन धर्म को उसने प्रश्रय दिया था मगध में। ठीक है, उसी के समय पहली जैन सभा 300 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास हुई पाटलिपुत्र में। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ठीक है, लेकिन वहाँ ध्यान रखिएगा कि वो मगध का वो समय था, उस समय जैन धर्म के 2 आचार्य सबसे प्रबल थे, एक स्थूलभद्र और दूसरे भद्रबाहु।
थोड़ा जैन सभा से थोड़ा सा पहले एक घटनाक्रम घटा था कि मगध में लगभग 10 वर्षों का अकाल पड़ा और उस अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चले गए कर्नाटक। अब ये समस्या ये है कि भद्रबाहु के समय जो कर्नाटक गए वो अपनी मृत्यु के समय गए या उसके पहले गए, यहाँ थोड़ा सा मतभेद बना हुआ है। ठीक है, और जब वापस आए तो वापस आने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ पे स्थूलभद्र ने जैन संप्रदाय का एक नया सा संगठन बना रखा है। ठीक है, भद्रबाहु अकाल के समय चले गए थे, इस वजह से उनकी छवि थोड़ी सी हुई कम। तो उसी समय पहली जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और अध्यक्ष बने स्थूलभद्र, भद्रबाहु को उसमें स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, और यही स्पष्ट रूप से जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, यानी कि वो मगध में ही रहे। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो उनके साथ चले गए कर्नाटक, और दिगंबरों के साथ ये था कि वो निर्वस्त्र रहते थे, यानी वस्त्र धारण नहीं करते थे। वस्त्र धारण करना उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक बंधन है। तो जब पहली जनसभा की बात हो चुकी है तो दूसरी जनसभा की भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरी जनसभा 513 ईस्वी या 526 ईस्वी में हुई, महावीर की मृत्यु के लगभग 840 वर्षों के बाद, और कहाँ हुई? बल्लभी में। और इसके अध्यक्ष थे देवर्धिगढ़ या क्षमाश्रमण, और एक शासक का नाम अब हमको मिल रहा है कि ये द्वितीय जैन सभा जो हुई उसमें मैत्रेय वंश का शासक था श्रवसेन, और बल्लभी इस समय अगर देखा जाए तो गुजरात राज्य में पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो रही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम देखेंगे किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में, और उसके बाद अशोक के बारे में देखेंगे, या इसके अगली वीडियो में ही हम बिंदुसार और अशोक दोनों के बारे में देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे अशोक के अभिलेख। ये मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए इसे छोटे छोटे वीडियो में बांट करके या छोटे छोटे वीडियो क्लासों में बांट के मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ध्यान से देखते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।